Krishna everyone, welcome to Bio Pathshala. I am now just very late but still अभी मैंने ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस तक आई थिंक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल और अपना एथिकल इश्यूज। ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी खोल के बैठो। ओके, देखो बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है? एनिमल्स जिनके डीएनए को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है, कुछ चेंज किया जाता है उसके अंदर टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एक्स्ट्रा फॉरेन जीन। ठीक है, तो उनके अंदर क्या करते हैं हम, आप देखो ट्रांसजेनिक एनिमल बनेंगे कैसे, जब हम उनके अंदर कोई बाहर की कोई फॉरेन जीन डालेंगे। और कौन सी जीन डालेंगे? जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जो उससे कैरेक्टरिस्टिक जो हम ट्रेट हमें चाहिए। ठीक है, जो चीज़ हमें चाहिए हम उसी की जीन उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो एनिमल्स डेट हैव had their DNA manipulated to process and express an extra, ठीक है, foreign gene are known as transgenic animal। जो ट्रांसजेनिक देखो कौन कौन से होते हैं? रैट्स, रैबिट, पिग, शीप, काउस, फिश। ठीक है, ये सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम इनको बनाते हैं। और में से 95% सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है? माइस हैं। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि इन एनिमल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, इनसे बेनिफिट क्या है, तो हम अभी इसमें कवर करेंगे। देखो, फर्स्ट पॉइंट है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं बेटा, उनको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है कि हाँ कैसे जीन्स को, मतलब जीन्स की स्टडी करें, कैसे जीन्स रेगुलेट होती हैं और कैसे वो नॉर्मल फंक्शंस को, बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को अफेक्ट करती हैं और उसकी डेवलपमेंट का, जैसे कि स्टडी करते हैं हम कॉम्प्लेक्स फैक्टर जितने भी इन्वॉल्व होते हैं इंसुलिन की ग्रोथ में। ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज। ठीक है, अब जीन्स है हम दूसरी स्पीसीज से निकाल के हम इसमें एनिमल्स में डालेंगे उनको, और उनको क्या होगा? दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर। ठीक है, तो अल्टर मतलब जो चेंज कर देंगे इस फैक्टर के फॉर्मेशन को, और स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट। ठीक है, अब क्या क्या उसका बायोलॉजी, देखो हमने नॉर्मली सुनो कि कोई जीन डाली है, ठीक है, फॉरेन जीन हमने डाली, तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, कैसे वो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट करेगा। नॉर्मल जैसे किसी चीज़ की ग्रोथ डेवलपमेंट चल रही थी, उस पर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। तो हमें पता चलता है इस पर्टिकुलर फैक्टर का बॉडी के अंदर क्या रोल था। उसके बाद है बेटा स्टडी ऑफ डिसीज। जब बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल उनको डिज़ाइन किया जाता है कि कैसे जीन्स कंट्रीब्यूट करती हैं डिसीज़ की डेवलपमेंट पे। दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल। तो इनको एक मॉडल की तरह बनाया जाता है। जितनी भी ह्यूमन डिसीज़ हैं इन पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इनको ट्रीटमेंट दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर डिसीज़ के, कि क्या क्या पॉसिबल है। जो ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं वो बहुत सारी डिसीज़ के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि बनाए जाते हैं कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। देखो बेटा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जो मेडिसिन्स हैं बेटा, जो रिक्वायर्ड होती हैं इन जितनी भी, अब देखिए ह्यूमन डिसीज़ हैं जो हमने अब डायग्नोस की। ठीक है, अब उनके लिए क्या है कि बीमारी है, तो उनके लिए कोई ना कोई मेडिसिन भी चाहिए। तो डिसीज़ में क्या, वो अब मेडिसिन किसकी बनती है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की। लेकिन ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, ठीक है, दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द डीएनए जीन विच कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्या किया जाता है कि इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। और वो बनते कहते हैं कि जिस जीन से, जो जीन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोड करेगी वो ही जीन हम ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर डाल देंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया कि ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये यूज़ की जाती है एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए। एम्फीसीमा क्या है? एक बीमारी है। सिमिलर अटैम्प्ट है जो एक फिनाइलकीटोन्यूरिया की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ऐसी सिस्टिक फाइब्रोसिस है। 1997 में एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी जिसका नाम था रोजी। वो उसके मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन प्रेजेंट होता था। ठीक है, और वो कितना होता था? 2.4 ग्राम हर 1 लीटर में। जब उस मिल्क में क्या था कि अल्फा लैक्टो एल्बुमिन था, और वो न्यूट्रिशन ज़्यादा बैलेंस है ह्यूमन बेबीज़ के लिए देन अ नेचुरल काऊ मिल्क। देखो बेटा, अब नेचुरली क्या होता है कि मतलब देखो, अगर कोई मदर है, अब जैसे उसका बेबी बॉर्न हुआ है, तो वो किसी भी रीज़न से ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर या फिर कुछ भी उसको इशू है, बीमारी है या कुछ भी रीज़न है, वो अपने बेबी को फीड नहीं करा पा रही है, तो उस केस में हम इसका रोजी काऊ का हम उसको मिल्क दे सकते हैं और उसी से वही ह्यूमन प्रोटीन इसको मिलेगा जो मदर मिल्क में होता है। उसके बाद बेटा वैक्सीन सेफ्टी।
देखो जो ट्रांसजेनिक माइस है उनको डेवलप किया गया था कि हम उन पर वैक्सीन की सेफ्टी यूज़ करें उनको ह्यूमंस पे यूज़ करने से पहले। ठीक है, जो ट्रांसजेनिक माइस है उनको यूज़ किया गया कि सेफ्टी क्या है पोलियो वैक्सीन की, मतलब कि वो सेफ़ है हाँ ह्यूमंस पे यूज़ करने के लिए नहीं। अगर उसमें कुछ ना कुछ इश्यू आता था दोबारा से उसकी कुछ उसमें चेक किया जाता था, फिर दोबारा से उसको बनाया जाता था। अगर सक्सेसफुल हो गई ठीक है, अगर वो रिलायबल है तो उसको रिप्लेस कर देते कि मंकीज़ पे। अगर वो माइस पे पास हो गई तो मंकीज़ पे टेस्ट करते थे, मंकीज़ के बाद उसको ह्यूमंस पे टेस्ट करते थे। उसके बाद केमिकल से टेस्ट नहीं करते, फिर ह्यूमंस को दे देते। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग क्या होती है, ये क्या एक टॉक्सिसिटी देखते हैं कि कितना कोई केमिकल टॉक्सिक है या कितना वो सेफ़ है। ये प्रोसीजर सेम होता है जैसे कि ड्रग्स का हम टॉक्सिसिटी टेस्ट करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनको बनाया जाता है कि वो कैरी करें ठीक है इन जीन्स को विच मेक देम मोर सेंसिटिव। ठीक है, तो ये जीन डाल देंगे जिसके लिए पर्टिकुलर वो इस सब्सटेंस जो भी हम टॉक्सिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर उस सब्सटेंस के लिए वो सेंसिटिव हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। अगर उनको वो टॉक्सिक सब्सटेंस को थोड़ा एक्सपोज किया, उनको दिया किसी भी मेथड के थ्रू, तो फिर उसका वो देखो टॉक्सिक वो सेंसिटिव बना दिया तो वो कुछ रिएक्शन शो करेंगे, कुछ रिजल्ट शो करेंगे, फिर उनका इफेक्ट बढ़ा जाता था। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम। ठीक है, तो हमें पता चल जाता था कि रिजल्ट क्या होगा, बहुत कम समय में हमें रिजल्ट मिल जाता था। अब देखो नेक्स्ट एथिकल इश्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। देखो जो मैनिपुलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस, ठीक है, वो आगे चलता रहेगा और उसका कोई रेगुलेशन नहीं। मतलब जिसका मन करेगा वो किसी का भी डीएनए उठा के मैनिपुलेट कर देगा, किसी को भी ट्रांसजेनिक बना देगा, कुछ भी कर लेगा। अगर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कुछ भी गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ नहीं बनाई। अब देखो बेटा, अगर हम किसी के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं ठीक है, तो अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या नया ऑर्गेनिज्म निकल के आए किसको पता। अब वो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए अच्छा है बुरा है ये भी तो नहीं पता। इसलिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ लॉज इसके लिए बनाने चाहिए, कोई ना कोई कमेटी कोई लॉ। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम था GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है, विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। तो वो डिसीजन लेती थी सारी कि कितने टाइम ड्यूरेशन तक ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन का रिसर्च चलेगा, क्या सेफ्टी होगी कि हम जो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे वो पब्लिक के लिए कितना सेफ़ है कितना नहीं है, और फिर वो क्या प्रोवाइड करेगा, उससे क्या होगा। जो मॉडिफिकेशन थी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पब्लिक सर्विस के लिए जैसे कि फूड मेडिसिन सोर्स के लिए, उनको भी उसने भी एज ऑल्सो क्रिएटिव प्रॉब्लम विद पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। तो उसके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। देयर इज़ अ ग्रोइंग पब्लिक कहेंगे तो बहुत ज़्यादा पब्लिक गुस्सा हो रही थी इस चीज़ पे कि कुछ कंपनीज जो हैं तो वो क्या करती हैं कि मान लो कि मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है वो सबसे पहले मैंने लॉन्च किया था ठीक है, तो अब वो कंपनी क्या करेगी कि उसका नाम बदल के और वो अपने नाम से अपनी कंपनी के नाम से वो बेचने लगेगी सेम प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इसीलिए पब्लिक का एंगर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था इस चीज़ को लेके। अब जैसे हमारी इंडिया है, हमारे इंडिया में देखो बेटा राइस जो है, राइस की 2 लाख वेराइटीज़ हैं। अब कुछ मान लो कि कुछ फॉरेन के लोग आए और उन्होंने हमारे जो बासमती राइस का जो वैरायटी थी वो चुरा ली। अब वहाँ पे जाके उनको मतलब अपना उसी को डेवलप करके मेथड देख ले कि किस तरीके से राइस ग्रो किया जाता है और उसको अपना नाम देके कि भाई हमारी कंट्री ने इसको बनाया है और अपना नाम देके उसको मार्केट में सेल करने लगे। लेकिन जो राइस जो है वो जो राइस वहाँ पर बेच रहे हैं वो क्या है हमारी कंट्री का। अब मान लो कि हम यहाँ पे नॉर्मल हम यहाँ पे नूडल्स बोल देते हैं, वहाँ पे पता नहीं कोई भी हम रेस्टोरेंट में जाएंगे उस डिशेस का कोई अजीब सा नाम ले देंगे और हमें लगेगा पता नहीं क्या है, ऑर्डर कर देंगे लेकिन पता चलेगा अरे भाई वो इंडिया की नूडल्स हैं। ठीक है, या फिर इंडिया का बर्गर है, इंडिया का पिज़्ज़ा है, वहाँ पे जाके वो लोग कुछ और ही नाम से हमको बताएंगे। सेम ऐसे ही था राइस जो इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन है। फिर जैन में अगर हम देखें तो एशिया कल्चर में ये बहुत पहले से था, जहाँ पे 2 लाख वेराइटीज़ हैं राइस की। इंडिया में जो डाइवर्सिटी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, राइस के केस में हाँ जो बासमती राइस है वो अलग होते हैं। क्यों होते हैं बिल्कुल ही बाकी सबसे कि उनके अरोमा और फ्लेवर की वजह से। 27 डॉक्यूमेंट्री वेराइटीज़ है बासमती की जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें देयर इज़ अ रेफरेंस टू बासमती इन एनसीईआरटी टेक्स्ट फॉल्कलोर और पोएट्री। ठीक है, इट हैज़ बीन ग्रो फॉर सेंचुरी। तो फॉल्कलोर और पोएट्री में एक रेफरेंस भी है, बहुत सेंचुरी से काफ़ी टाइम से ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, कई सालों से। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी को पेटेंट राइट मिल गया था बासमती राइस पे थ्रू US पेटेंट के थ्रू एंड ट्रेडमार्क ऑफिस।
दिस अलाउ द जिसने अलाउ कर दिया कंपनी को कि वो नई वैरायटी बासमती की बेच सकती है यूएस में और अब्रॉड में। लेकिन जो न्यू वैरायटी बासमती की थी वो एक्चुअली डिराइव की गई थी इंडियन फार्मर वैरायटी से, ठीक है, तो हमारे इंडिया का ही था। तो इंडियन बासमती को क्या किया है, उन्होंने क्रॉस किया सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ और बोल दिया कि ये हमारी इन्वेंशन है, ये हमने बनाया है, ये हमने क्रिएट किया है, और उसको अपने नाम से बेचने लगी। पेटेंट ने एक्सटेंड किया कि एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंट इम्प्लाइंग दैट जो अदर पीपल जो सेल कर रहे हैं बासमती राइस को उनको रोका जाना चाहिए इस पेटेंट के थ्रू। सेल पर बहुत सारे अटैम्प्ट्स भी बनाए गए पेटेंट यूज़ के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोसेसेस के लिए बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन जैसे कि टर्बन नेम। अब देखो अब बेटा बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो भी जो मतलब अंडर डेवलप है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हैं, तो जो उनको ट्रेडिशनल ये सारी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो और उनके पास ये ट्रेडिशनली रिच भी हैं कि जैसे जड़ी बूटियों में बहुत सारी चीज़ों में हमारे इंडिया में देख लो अमेजन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा रिचेस्ट डाइवर्सिटी है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका तो भी डिस्कवरी नहीं हुआ कि भाई वो है क्या, उनका नाम क्या है, ठीक है। और लेकिन अब जो तुम डेवलपिंग उसमें डेवलप कंट्री में देखोगे तो उनके पास वो बहुत मतलब इस केस में ट्रेडिशनल नॉलेज में वो पुअर है। तो बायोपायरेसी एक टर्म रेफर की गई कि यूज़ करना है टू द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट, ठीक है। तो बायोपायरेसी क्या है कि बेटा कि ये टर्म उसको बोली गई जो बायो रिसोर्सेज यूज़ कर रही हैं, ठीक है। बायो रिसोर्सेज मतलब जैसे कि अभी हमारा भी कोई भी प्रोडक्ट है जो हमने बायो से रिलेटेड हमने क्रिएट किया, जैसे कि बासमती का ही ले लो, तो जो मल्टीनेशनल कंपनी में और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के कंट्री से बिना परमिशन के बिना किसी लॉ के वो यूज़ कर रही हैं, ठीक है, और कोई भी कंपनसेटरी पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो बायोपायरेसी टर्म उसके लिए यूज़ किया गया। तो बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइज नेशंस है जो रिच फाइनेंशियली तो रिच हैं लेकिन वो बायोडाइवर्सिटी में ट्रेडिशनल नॉलेज में वो पुअर है। इन कंट्रास्ट में अगर हम बोले जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी में ट्रेडिशनल नॉलेज में रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सपेक्टेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू सेटन, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो है बायो रिसोर्सेज में जो हमें ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको यूज़ किया गया कि वो कुछ नई मॉडर्न एप्लीकेशंस निकालें और हमारा टाइम सेव करें, हमारे एफर्ट और हमारे जो एक्सपेंडिचर है खर्चे हैं जो होते हैं कमर्शलाइजेशन में उसको कम करें। देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इनडेक्वेट कंपनसेशन बेनिफिट शेयरिंग डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो बहुत सारे रियलाइजेशन हुए कि भाई इंडस्ट्रीज हो रहा है या फिर हमें प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है कि अगर हम डेवलप कंट्री के साथ अगर हम बायो रिसोर्सेज हमारे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर इसीलिए क्या हुआ कि सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉज टू प्रिवेंट, हमारे कुछ नेशंस ने ऐसे लॉज बनाए कि अगर कोई अनऑथराइज बिना किसी लीगल परमिशन के अगर यूज़ कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। तो ऐसे इंडियन पार्लियामेंट है रिसेंटली क्लियर किया उसने सेकंड अमेंडमेंट में इंडियन पेटेंट बिल में ऐसे जितने भी इश्यूज़ हैं उनको कंसिडर किया जाए, ठीक है, और इंक्लूड करेंगे पेटेंट टर्म की जितने भी एमरजेंसी प्रोविजंस हैं, रिसर्च हैं और डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैं। हमारा चैप्टर ख़त्म। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय।